नमस्कार दोस्तों, CGPSC ई-हब के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस सेशन में हम लोग छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचारों पर एक दृष्टि डालेंगे परीक्षा दृष्टि से। ठीक है, देखेंगे कि परीक्षा दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ को साक्षरता में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये मैं पिछले 3 दिन से इस बारे में बात कर रहा हूँ और हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 2 नक्सल हिंसा पीड़ित जिलों दंतेवाड़ा और जशपुर को राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 2 ग्राम पंचायतों, कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं याद रखिएगा, करमाहा जिला सरगुजा जिले का करमाहा ग्राम पंचायत और रायपुर जिले का टेमरी ग्राम पंचायत को भी अक्षर भारत राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कल के समारोह में देश के विभिन्न राज्यों को कुल 11 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, जिन 11 में से 4 तो छत्तीसगढ़ के खाते में आ गए। तो बहुत ही गर्व का बात है ये और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये चारों नाम याद रखिएगा आप। एक तो जिले में किसको किसको मिला है, दंतेवाड़ा जिला को मिला है और जशपुर को मिला है राष्ट्रीय अवार्ड, और 2 ग्राम पंचायतों में किसको मिला है, सरगुजा जिले के करमाहा ग्राम पंचायत और रायपुर जिले के टेमरी ग्राम पंचायत को। ठीक है, इस समारोह में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार जिला पंचायत दंतेवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि CEO जिला पंचायत अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह और जशपुर जिले के पुरस्कार वहां की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत श्री दीपक सोनी ने ग्रहण किया। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ देता है कि पुरस्कार किसने ग्रहण किया है। ठीक है, 2 साल पहले ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था तो ये पूछ लिया था कि किसने प्राप्त किया, तो उसका आंसर अमन कुमार सिंह था। ठीक है, उस समय ऊर्जा सचिव थे अमन कुमार सिंह जी, तो इसलिए नाम भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो करमाहा जो जिला सरगुजा का ग्राम पंचायत है उसका पुरस्कार वहाँ के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग पांडे ने, यानी कि ये 3 जगह के यानी 2 जिलों के और करमाहा जो ग्राम पंचायत है तीनों जगह के जिला पंचायत CEO ने पुरस्कार प्राप्त किया है, याद रखिएगा। जबकि टेमरी ग्राम पंचायत जो रायपुर जिले के अंतर्गत आता है उसके लिए पुरस्कार जो है वहाँ की सरपंच श्रीमती तीजिया बंजारे ने ग्रहण किया था। ठीक है, ये न्यूज़ 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ अपडेशन हुआ इसलिए मैंने इसको कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते अगले न्यूज़ की तरफ। चित्रकूट में 12 से 14 सितंबर तक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दंडामी लग्जरी रिसोर्ट जो बोल रहा हूँ ना, लिखा हुआ है दंडामी लग्जरी रिसोर्ट, ये नाम देकर के पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, पर्यटन मंडल का है, जगदलपुर में अवस्थित है। 1-2 बार ऐसे ही नाम देकर के पूछ चुका है PSC अपने प्रश्न पत्रों में। न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए 12 से 14 सितंबर तक पर्यटन मंडल के दंडामी लग्जरी रिसोर्ट चित्रकूट मतलब जगदलपुर में पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्य जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट, पर्यटन उद्योग से जुड़ी संस्थाएं और व्यक्ति शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर्यटन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री संतोष बाफना भी उपस्थित रहेंगे या भाग लेंगे। इनका नाम याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष बाफना जी हैं। ठीक है, चलते अगली न्यूज़ की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को शानदार सफलता मिली है। इसमें कुछ डेटा है, डेटा से बहुत ज़्यादा PSC खेल रहा है, तो थोड़ा सा डेटा को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता मिल रही है। राज्य के लगभग 20,000 गाँवों में से विगत करीब 3 साल में 15,295 गाँव खुले में शौच मुक्त या ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुके हैं। ठीक है, 20,000 गाँवों में से करीब 15,300 गाँव या 15,295 गाँव ODF हो चुका है। इन गाँवों के साथ ही राज्य के 13 जिले, 104 विकासखंड और 8,725 ग्राम पंचायतों को भी ODF घोषित किया गया है। इस डेटा को याद रखिएगा। 13 जिले अब तक पूरी तरह से ODF हो चुके हैं, 13 जिले, 104 विकासखंड और 8,725 ग्राम पंचायतें। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संपूर्ण भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया है। ठीक है,
2 अक्टूबर 2019 को क्या होगा? 2 अक्टूबर 2019 को क्या होगा बताइए? 2019 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनके इस लक्ष्य को छत्तीसगढ़ में 1 वर्ष पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करने का संकल्प लिया। ये प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से ODF घोषित करने का जो डेडलाइन है, जो टाइमलाइन है, वो क्या है। ठीक है, तो सबको पता है कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत देश खुले में शौच मुक्त होने वाला है, तो हो सकता है वहाँ पर ये गलती हो जाए। इसलिए गलती ना हो, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस टारगेट को 1 साल पहले पूरा करने का निश्चय किया है। मतलब कि हम लोगों का टारगेट है कि 2018 2 अक्टूबर तक पूरी तरह से 100% हम छत्तीसगढ़ राज्य को ODF कर दें। ठीक है, प्रदेश में वर्तमान में स्वच्छता कवरेज 90% हो चुका है और लगभग 67% यानी 67% गाँवों में जियो टैगिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में 27 जिलों में से 13 जिले धमतरी, मुंगेली, राजनांदगांव, सरगुजा, दुर्ग, कवर्धा, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, दंतेवाड़ा, बालोद, सूरजपुर, बेमेतरा, महासमुंद जिले में स्वच्छता कवरेज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर 100% हो चुका है। मैंने ये जो 13 जिले के नाम लिए हैं, ये 100% ODF घोषित हो चुके हैं। ठीक है, आगामी माह के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर गरियाबंद, कांकेर सहित 3 और दूरस्थ वनांचल जिले में स्वच्छता कवरेज अंतिम लक्ष्य पर है। यानी कि इस साल के लिए लक्ष्य है कि नेक्स्ट मंथ 2 अक्टूबर को हम लोग 3 और जिलों को ODF घोषित कर दें। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे प्रदेश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, 15 सितंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। वैसे जब 15 सितंबर को जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तो मैं एक बार फिर से इसको करवा दूंगा आपको रिवाइज। तो प्रोग्राम का नाम है स्वच्छता ही सेवा। इस अभियान में लोगों को सार्वजनिक उपयोग करने वाले स्थानों, तालाबों, नालियों, शासकीय भवनों में साफ सफाई के सहभागी बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जिस भी योजना के आगे लग गया या जिस भी प्रोग्राम के आगे लग गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत जिले में 22 से 24 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये जो प्रोग्राम है 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आगे बताता हूँ। जिले में इन तारीखों में कृषि मेले का आयोजन कर किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से परिचित कराया जाएगा। यानी 22 से 24 सितंबर तक जो प्रोग्राम होगा उसमें कृषि से रिलेटेड मेले वगैरह आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, रायपुर जिले में 15 सितंबर को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में वृहद कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती समारोह के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद का आयोजन, देखिए हर विभाग अलग अलग प्रोग्राम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन या कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के लगभग सभी विभाग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं। ठीक है, तो खेल और युवा कल्याण विभाग क्या करवाएगा? खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों में एकात्म मानवतावाद, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक थ्योरी है, एक संकल्पना है एकात्म मानवतावाद, तो उस पर सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी वगैरह आयोजित की जाएगी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। और विभिन्न शैक्षणिक शालाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित लोक संगीत, नाटक, निबंध, वाद विवाद, चित्रकला आदि प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या किया जाएगा? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर संगीत आदि के माध्यम से कला पथक दलों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। देख रहे हैं आप, इतने सारे विभाग अपने अपने स्तर पर काम करने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं। इसी से आप इस प्रोग्राम की महत्ता और संजीदगी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी प्रोग्राम के आगे दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आ जाए उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 15 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। समारोह का समापन 25 सितंबर को होगा। यानी 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 10 दिनों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक। ठीक है, हो सकता है एडीओ के एग्ज़ाम में ही पूछते। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
नेशनल लोक अदालत आज 9 सितंबर है दोस्तों। बहुत दिन से आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में आज के दिन लगाई जा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, जिसको नालसा भी बोलते हैं, NALSA, ठीक है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील स्तर पर शनिवार 9 सितंबर को विविध मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कब नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था? तो 9 सितंबर को। इसका उद्देश्य लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराना है। आप लोगों को पता होगा कि लोक अदालत में जो मुकदमे जाते हैं उनको आपसी सुलह वगैरह से सुलझा लिया जाता है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल जो लोक अदालत के जो फैसले होते हैं उसको वो वाद विवाद के बाद में नहीं होते हैं। मतलब जो नेशनल लोक अदालत ने जो फैसला कर दिया उस पर फिर दोबारा आपत्ति नहीं की जा सकती है। उस फैसले के खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक और श्रम विवाद, भू अर्जन प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल एवं अन्य सर्विस मैटर, अन्य व्यवहार प्रकरण और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। मतलब जो राजीनामा या सुलहनामा के स्तर के जो मामले होते हैं, मैक्सिमम ऐसे मामले ही नेशनल लोक अदालत में लाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो हमारे न्यायपालिका पर जो ज़बरदस्ती का बोझ पड़ा हुआ है छोटे छोटे मामलों को लेकर और तारीख पे तारीख जो मिलती है उससे थोड़ा सा छुटकारा मिले और न्यायपालिका पर कार्यभार कम हो, इसलिए इसको फास्ट ट्रैक तरीके से निपटाने के लिए नेशनल लोक अदालत इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और मैंने ADO की तैयारी से संबंधित एक वीडियो छोटा सा बनाया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो और बाकी आज का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज का न्यूज़ एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से पढ़िए। जय जोहार।